हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमपी पुलिस 9 फरवरी के आपके पहले और सेकंड यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के आपके क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। पूरे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर हम आ चुके हैं और इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे गाइस पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे, जैसा कि हर वीडियो में हम करते भी हैं। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। साथ ही जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं उन सभी पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। करीबन 65 से समथिंग प्लस वीडियो यहाँ पर हम डाल चुके हैं और उन सभी की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है इसकी। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया शान से। इनका नाम है शांतनु मुखर्जी। ये मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे हैं। तो इनका जन्म स्थान आपसे पूछा था कि कहां पर इनका जन्म हुआ है। इंदौर आपका सही जवाब रहेगा। एक भारतीय पार्श्व गायक ये हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो हिंदी गानों के अलावा कन्नड़, तमिल, बंगाली, पंजाबी, मराठी और उर्दू, तेलुगु में भी पार्श्व गायन करते हैं। इन सब के अलावा शान जो है ये पाकिस्तानी में भी गाते हैं, इन्होंने गाने गाए हैं। शांतनु मुखर्जी बॉलीवुड में शान के नाम से जाने जाते हैं, तो शान इनको पहचाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो गान है सबका दाता सबका साथी, इसमें भी इन्होंने ही आवाज दी है, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। शान गायकी के अलावा एक टीवी प्रेजेंटेटर, होस्ट भी यही है। इसके अलावा इनका जो उपनाम है ये शान है, शांतनु मुखर्जी इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 30 सितंबर को 1972 में हुआ इंदौर में। और शान को संगीत विरासत में मिली, इनके दादा इनके रिलेटेड, ये थोड़ी सी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। और शान ने कई बॉलीवुड फिल्में भी गाने गाए हैं इन्होंने, और ये कुछ हैं, आप इनमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है गुप्त गोदावरी नदी किस जिले में बहती है। देखिए, गुप्त गोदावरी जो नदी है ये चित्रकूट में बहती है। चित्रकूट आपका सही जवाब रहेगा। और यह एक छोटी सी नदी है, तो ये सतना जिला आपका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर सतना जिला आता है, चित्रकूट में बहती है ये। तो अगर जिला पूछा है आपसे तो सतना जिला आएगा, क्योंकि चित्रकूट आपका सतना में आता है। देखिए, ये छोटी सी नदी जो भूमिगत गुफा में बहती है, और ये इस नदी का स्रोत अथाह है, अथाह। और गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें। मान्यता है कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने यहाँ पर दरबार लगाया था। रामायण में बताया गया है कि भगवान राम लक्ष्मण जो थे ये 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए इस गुफा में भी रुके थे, और यहाँ पर इन्होंने दरबार लगाया था। इतिहासकारों के अनुसार गुफा के भीतर की चट्टानों में से गहरी नदी के रूप में उभरती हुई गोदावरी नदी नीचे एक और गुफा में बहती है, और फिर पहाड़ों में जाकर ये गायब हो जाती है। बाद में पानी को विशाल चट्टान की छत से बाहर निकलते हुए देखा जाता है, और कहा जाता है कि जहां से पानी निकलता है वहां दानव मयंक का अवशेष है। और पुरानी कथाओं की अगर हम बात करें तो उसमें कहा जाता है कि जब सीता माता ना रहती तब इसी राक्षस ने सीता मां के कपड़े चुराने की कोशिश की थी। तब दानव मयंक के इस हीन काम के लिए लक्ष्मण जी ने दानव को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये थोड़ी सी डिटेल है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के संबंध में कथन दिया गया था। यह क्वेश्चन था आपका, कुछ पूछा गया था या ये पूछा गया था कि कहाँ किस राज्य में आता है, इस तरह से कि कब ये स्थापना हुई थी। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या कौन सा ऑप्शन गलत है। तो विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, इसकी स्थापना 2 भाइयों ने की थी, राजकुमार हरिहर और बुक्का द्वारा। 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। जल्द ही इन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर दिशा में कृष्णा नदी और दक्षिण में गोदावरी नदी के बीच वाले क्षेत्र पर कर लिया। इस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार इन्होंने कर लिया था। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 मध्यकालीन एक साम्राज्य यह था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक शासन किया था। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था, और पुर्तगाली साम्राज्य को 20 नागा राज्य के नाम से भी जानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कच्चे तेल का निर्यात सबसे अधिक किस देश से होता है। देखिए, सबसे अधिक जो कच्चे तेल का निर्यात करता है ये आपका कौन सा देश करता है, ये हम आपको बताएंगे। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल निर्यात करने वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सऊदी अरब। क्लियर है, सऊदी अरब से आपका सही जवाब रहेगा। उसने एक साल में 182.5 अरब डॉलर का कच्चा तेल निर्यात किया है। कुछ कच्चे तेल में निर्यात में उसकी जो हिस्सेदारी है कुल कच्चे तेल के निर्यात में 16.1% है। दूसरे स्थान पर आता है आपका रूस, तीसरे पर इराक, चौथे पर कनाडा और पांचवें पर आता है यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट है हमारा चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, कब से हुई थी। अगर आपसे पूछे कब से हुई थी, देखिए कहां से हुई थी, तो ये उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से हुई थी। कब हुई थी? 1973 में ये हुई थी। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड में फैल गया था। और चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी, इनके नेतृत्व में हुई थी। यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग था। तो ध्यान रखिएगा ये कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ था 1973 में। अब ऑप्शन आपको क्या मिले थे वो उसी प्रकार रहेंगे। देखिए, यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग था और अब उत्तराखंड का है। तो किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। ध्यान रखिएगा, ये जो आंदोलन किया था वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे। उन पर परंपरागत अधिकार जता रहे थे। तो रेनी में 2400 से अधिक पेड़ काटे जाना था, और जिसे गोरा देवी जी के नेतृत्व में रेनी गांव की 27 महिलाओं ने प्राण की बाजी लगाकर असफल इसको कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल आपका सही जवाब रहेगा। ये 1989-90 में थी, ध्यान रखिएगा। और भारत की दूसरी महिला प्रशासनिक सेवा अधिकारी ये रही थी जब वह 1952 में 52 में आईएएस में शामिल हुई थी, तो ये प्रशासनिक सेवा वाली दूसरी महिला बन गई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल कौन है, तो ये है आनंदीबेन पटेल। क्लियर है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये सरोजिनी नायडू है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल ये बनी थी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, एक मुगल से क्वेश्चन पूछा गया, मुगल साम्राज्य से रिलेटेड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा दो क्वेश्चन अटल बीमा योजना से निकल कर आए थे। एक क्वेश्चन क्या था वो नहीं पता है, बट अटल बीमा वाला एक क्वेश्चन हमें पता चल चुका है कि अटल पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन या कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये आपसे अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करना था। और भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना में जो है शामिल हो सकता है। ग्राहक की आयु 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है। क्लियर है। तो ये चीजें रही अटल पेंशन योजना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा अभ्यारण्य बालाघाट छिंदवाड़ा के 10,000 वर्ग जो हेक्टेयर क्षेत्र है, वर्ग किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है, तो इसको कवर करता है। तो ये अभ्यारण्य देखिए बालाघाट छिंदवाड़ा में बेसिकली आपका 5 अभ्यारण्य भी आता है सिवनी और छिंदवाड़ा में। अब बालाघाट आपको क्या क्या ऑप्शन मिले थे उस हिसाब से हम थोड़ा सा कवर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगर आनंद किस जिले से संबंधित है? जबलपुर आपका सही जवाब रहेगा। 3 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में इनका जन्म हुआ है। जादूगर आनंद ने देश विदेश में अपने सैकड़ों शो किए हैं। 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला शो छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया था। अगला क्वेश्चन बना है, मद्रास हाईकोर्ट में किस भारतीय ने सबसे पहले बैरिस्टर की प्रैक्टिस की थी? इस तरह से कोई क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट आंसर हमें पता नहीं चल पाया है। मद्रास उच्च न्यायालय भारत के तमिलनाडु प्रांत का उच्च न्यायालय है और यह राज्य के जो राजधानी है चेन्नई, यहाँ पर स्थित है। इसका भवन दार्शनिक है और समुद्र तट पर चेन्नई के व्यापारिक केंद्र में यह स्थित है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय परिसर है और यह हाईकोर्ट लॉर्ड एल्गिन के समय पर बनाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया आपसे जीवन ज्योति योजना से कि जीवन ज्योति योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत है। क्लियर है। तो गाइस इस तरह से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। अगर ऑप्शन आपको मिलते हैं 4 तो उनमें से आपको एक लगाना होता है, बट इस तरह के जो क्वेश्चन मिलते हैं वो पूरा आपको डिटेल में पढ़ना होता है, उसके बाद ही आप उसको सही कर पाते हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना एक जीवन बीमा योजना ये है जो कि आपका जीवन ज्योति योजना है। ये जीवन बीमा की एक योजना है। 2015 में 18 से 50 वर्ष के बैंक खाता धारकों लोगों के लिए शुरू की गई थी। यहाँ प्राकृतिक मृत्यु दुर्घटनाओं से मृत्यु बीमा योजना या योजना बीमा के लिए 2 लाख रुपए तक कवर जो गारंटी प्रदान करता है। योजना के लिए प्रीमियम वार्षिक प्रीमियम जो है ये 330 रुपए है। इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा भी आप एक बार कवर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये कर दिया, पूरा पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ताजमहल का पूछा गया कि ताजमहल का नमूना मध्य प्रदेश में कहां पर है? ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है। ये मांडू में है आपका हुसंग शाह का मकबरा। इसको ही मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है जो कि ताजमहल का नमूना है। हुसंग शाह जिसका नाम अल्पका था, मालवा क्षेत्र का औपचारिक रूप से नियुक्त प्रथम इस्लामिक राजा ये था। इसने हुसंग शाह गोरी के नाम से भी प्रसिद्ध था और इस राजा का मालवा का राजा जो है घोषित होने से पूर्व अल्पका नाम प्रचलित था। अल्पका के पिता दिलावर खां थे जो कि दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में से संबंध इनका रहा है। दिलावर खां को तुगलकों में से एक फिरोज द्वारा मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 1402 में उसने स्वयं को दिल्ली सल्तनत से मुक्त स्वायत्त राजा घोषित कर लिया था। अतः वह मांडू में 1402 में मालवा के प्रथम राजा के रूप में आया था, किंतु उसने स्वयं को वहां का राजा घोषित नहीं किया था। हुसंग शाह के मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गुरु शिखर चोटी कहाँ है? ये आपके राजस्थान में है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और अरावली पर्वतमालाओं का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। यहाँ गुरु दत्तात्रेय का आश्रम और मंदिर स्थित है यहीं पर गुरु शिखर चोटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर राजस्थान आता है। आकार के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पर एमपी है। देखिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,240 वर्ग किलोमीटर है और एमपी का तो आप सभी को पता है। इसके अलावा भारत का सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका गोवा है। हाल ही में गठित जम्मू कश्मीर जो है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, जिसका क्षेत्रफल 1,25,535 वर्ग किलोमीटर है। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। 32.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अभी स्थित। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बना है कि चित्रकूट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मंदिरों का शहर इसको कहा जाता है चित्रकूट को। यहाँ पवित्र मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। चित्रकूट सतना जिले में आता है। बुंदेलखंड का धार्मिक शहर है और शहर में विभिन्न मंदिरों के कारण से मंदिरों का शहर कहा जाता है। इस स्थान जो है यह स्थान विंध्य पर्वत पर हनुमान धारा के ऊपर स्थित है और इसका पुराना नाम जमदग्नि तीर्थ है। अगर पुराना नाम पूछा जाए तो यह है और अन्य नाम पूछा जाए तो मंदिरों का शहर उपनाम इसका है। पुराना नाम पूछा जाए तो जमदग्नि इसको बोला जाता है, जमदग्नि तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। और भगवान राम लखन जी
और के लिए माता जानकी ने इस स्थान पर फलाहार तैयार किया था। तो ऐसे किदवंती यहाँ पर कि इस स्थान को सीता रसोई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है स्वच्छता अभियान से रिलेटेड कि स्वच्छता जो स्वच्छ भारत अभियान है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 आपका सही जवाब रहेगा। नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी नई दिल्ली से, और ये डिटेल आप थोड़ी सी पढ़ सकते हैं। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इन्होंने ये स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के तौर पर। अगला क्वेश्चन आपसे बना है गाइस कि अगला जो क्वेश्चन बना है वो इस प्रकार है हमारा कि जल चक्र किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको है जल चक्र, जल का चक्र अपनी स्थिति बदलते हुए चलता रहता है, जैसे हम जल चक्र अथवा जल विज्ञानी चक्र कहते हैं। जली चक्र की प्रक्रिया, जल मंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहां वातावरण तथा पृथ्वी की सतह का सारा जल मौजूद होता है। इस मंडल में जल की गति ही जल चक्र कहलाता है। तो यही आपका जल चक्र होता है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं? बीजाणुओं की मदद से ये प्रजनन करते हैं टेरिडोफाइट्स। देखिए टेरिडोफाइट्स बीजाणुओं की मदद से प्रजनन करते हैं। टेरिडोफाइट्स फूल और बीज का उत्पादन नहीं करते, इसलिए वे बीजाणुओं का उपयोग करते हैं। टेरिडोफाइट्स को क्रिप्टोगेम के रूप से भी जाना जाता है, ये नाम भी इसका है, ध्यान रखिएगा। फर्न्स और एजोला टेरिडोफाइट्स के कुछ उदाहरण ये हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है रेबीज रोग किसके काटने से होता है? तो कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से ही होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ग्रहों की गति के नियम जो दिया था ये किसने दिया था, कि खोज किसने की थी? केपलर के द्वारा दी गई थी। आप सभी को ये पता है केपलर के ग्रह गति नियम दिए गए थे, और ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये पहला नियम था। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है, ये दूसरा था। और किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक है। तो ये 3 नियम थे जो कि केपलर ने दिए थे, ग्रह की गति के नियम ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है बादल किस प्रकार बनते हैं? तो वह समुद्र, झील, तालाब और नदियों का सारा पानी है सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है, और इस वाष्प से बादल बनते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाली वाष्प के कारण कण पानी की बूंद बन जाते हैं। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक यात्रा करता हुआ पानी जो है सदा गतिमान रहता है। तो ये पूरी प्रोसेस है बादल बनने की। आप थोड़ा देख लीजिएगा क्या ऑप्शन आपको अब मिला था। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड शिफ्ट की ओर। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सर्व शिक्षा अभियान कब से लागू किया गया था? देखिए सर्व शिक्षा जो अभियान है ये लागू किया गया 2001 और 2 में। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 2001 और 2002 में इसको शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान को। सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण जैसे कि भारत संविधान के 86वां जो संविधान संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चे 2001 में 205 मिलियन अनुमानित की मुक्त अनिवार्य शिक्षा के संबंध में ये किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकीकरण को प्राप्त करना था। इसके कुछ उद्देश्य भी थे। 2003 तक सभी स्कूल में हो, 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना, 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना, संतोषजनक गुणवत्ता जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना, 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्राथमिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना, और 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सर्व शिक्षा अभियान। ये इतने इसके उद्देश्य थे जिसके लिए ये स्टार्ट की गई थी आपकी सर्व शिक्षा अभियान। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इसमें आपको ऑप्शन मिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी जो संगम में किससे मिलती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नर्मदा नदी संगम में किससे मिलती है? देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिला है। अब संगम में बहुत सारे संगम बनते हैं नर्मदा नदी के। देखिए बंदरा बांध बनता है, तवा नदी मिलती है वहां पर। इसी तरह कावेरी नदी और नर्मदा नदी के संगम को पुण्य में कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा क्या ऑप्शन आपको मिला था। नर्मदा जो नदी है इसको रेवा, मेकलसुता, सोमादेवी कई नामों से जाना जाता है। मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य के में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। उत्तर दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यहाँ अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर ये गिरती है। नर्मदा संगम स्थल या नर्मदा संगम घाट मंडला जिले में का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है, जिसको नर्मदा संगम घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नर्मदा नदी और बंजर नदी का संगम हुआ है, इसलिए इस घाट को संगम घाट के नाम से जाना जाता है। तो संगम अगर आपसे पूछे था हो सकता है यही आपको ऑप्शन में मिला हो। इसीलिए इसके अलावा होशंगाबाद में मिलती है नर्मदा और तवा, तो इसको क्या कहा जाता है? बांद्राभान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कालिदास सम्मान से किस स्थापना जो है कब की गई थी? देखिए कालिदास जो सम्मान है इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। आप नोट डाउन कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा हमने मिस कर दिया इस बार यहाँ पर लिखना, उसके लिए वहां पे जाएंगे आप सभी से, बट आप ध्यान रखिएगा 1980 में इसकी स्थापना की गई। कालिदास सम्मान भारत के मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। कला प्रतिष्ठित कला सम्मान ये है, इसकी स्थापना 1980 में की गई। 2018 का कालिदास जो सम्मान है अंजनी एला एलन
एला मेनन को दिया गया है। 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया था कि ये जो कालिदास सम्मान है और तानसेन सम्मान है, पहले इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, बट इन्होंने दिसंबर 2021 में एक निर्णय लिया कि इसकी जो राशि है बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। तो देखिए कालिदास पुरस्कार की सम्मान राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। कालिदास सम्मान 2020 डॉक्टर कनुप्रिया को दिया गया है, तो 2020 में ये इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC से जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? 1 सितंबर 1956 आपका सही जवाब रहेगा। 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा यानी LIC की स्थापना की गई। इसका ओनर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन MR कुमार है, हेडक्वार्टर है मुंबई में, फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाउंडेशन कब हुआ था? 1 सितंबर को 1956 में। तो यह हमारी डिटेल है जीवन बीमा निगम की स्थापना से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार गंधर्व सम्मान से क्वेश्चन आपका आया था। देखिए यहाँ पर हमने सभी सम्मान यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आप PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, या फिर अगर आप अभी पढ़ना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर पॉज कर दिया है इसको। देखिए कुमार गंधर्व सम्मान की अगर हम बात करें तो ये आपका जो दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको अच्छे से कवर करना है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जितने भी सम्मान है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपने स्क्रॉल कर दिया है, आप पॉज करके इनको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आप नोट डाउन कीजिएगा, अभी हमने ऊपर बताया आपको कालिदास और तानसेन सम्मान की राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है, तो ये भी इसमें आप नोट कीजिएगा। यहाँ पर 2 लाख रुपए है जो कि पुरानी है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो ये अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में है। न्यायपालिका जो है इसका उपबंध किया गया है। संघ की न्यायपालिका के संबंध में उपबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 47 तक किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है हमारा कि वित्त निवेश प्रोत्साहन निगम की अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन सही नहीं है आपका, क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर बात करें औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की, तो इसके जो प्रमुख सचिव है वर्तमान में, इनका नाम है संजय कुमार शुक्ला। और या फिर यहाँ पर अध्यक्षता कौन करता है या फिर अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा गया था। जो भी है हमें कमेंट आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावाई नृत्य का दूसरा नाम क्या है? वेश या स्वांग इसका दूसरा नाम है। भवाई पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक स्टंट नृत्य है। भवाई पश्चिमी भारत विशेषकर गुजरात का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तो देखिए पश्चिमी भारत, गुजरात और राजस्थान का विशेषकर ये रहता है, तो ज्यादातर ये राजस्थान आपका आता है, राजस्थान वाले एरिया में, और इसे वेश या स्वांग भी कहा जाता है। यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक करतब दिखाने पर अधिक जोर बल दिया जाता है, और यह भवाई जो नृत्य जाती है इनकी स्त्रियों के द्वारा ये किया जाता है। पुष्पा व्यास भवाई जो है, पुष्पा व्यास ध्यान रखिएगा, पुष्पा व्यास भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार थी। उन्होंने भवाई नृत्य को राजस्थान के बाहर पहचान दिलाई थी। भवाई नृत्य मूलतः मटका नृत्य है। इस नृत्य की यही पहचान है, इसे करने वाला अपने सिर पर मटका लिए रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विषु त्योहार से या विषु उत्सव से कि किस राज्य का है? केरल का है आपका विषु उत्सव। एक हिंदू त्योहार है विषु, केरल में एक फसल त्योहार है। मलयाली के खगोलीय नववर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है। विषु मेष या मेष राशि को सूर्य की गति को इंगित करता है। उस दिन को चिन्हित करता है जिस दिन किसान भूमि की जुताई करते हैं, अन्य कृषि गतिविधियों को शुरू करते हैं, उस दिन ये मनाया जाता है। तो ये थोड़ी सी डिटेल है। बाकी संस्कृत में इसको विषु का अर्थ बराबर होता है, जो दिन रात बराबर, विषु के बराबर, घंटे के साथ दिन का अर्थ ये होता है। चीजें आपकी रही। और मेष संक्रांति या मेष संक्रम का दिन विषु का एक पारिवारिक त्योहार है। क्लियर है? ये डिटेल है, आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा इसको PDF में से। काफी वीडियो लंबा हो जाता है, हम पूरी डिटेल में आपको बताते हैं। तो बाकी गाइस ये जो आपके त्योहार है ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए जो दुर्गा पूजा है ये आपका कहाँ का है? अभी हमने बताया था, पिछले कल आपको आया था कि दुर्गा पूजा किस राज्य का है, वो हमने आपको बता दिया था उसमें, वो वीडियो देखा था, आपको पता चल चुका होगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये जो सभी त्योहार है ये किस राज्य के हैं ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इनमें से अगर कोई आएगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। इसको थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बना है स्वतंत्र भारत के पहले महापंजीयक कौन थे? डॉक्टर C चंद्रमौली थे। स्वतंत्र भारत के पहले महारजिस्टर जनगणना आयुक्त की बात करें तो डॉक्टर C चंद्रमौली के निर्देशन में ये संपन्न हुआ था पहले। अगला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन के संबंध में क्या गलत है? गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन, जो चंपारण जिला था इसमें चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। एक सत्याग्रह था ये, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले सेक्रेटरी कौन था? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, बट ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्या सही है आप हमें कमेंट करिएगा। सऊदी अरब में हाल ही में कोई सम्मान दिया गया है, उसको पूछा गया था कौन सा सम्मान दिया गया है। क्लियर है? तो वो एग्जैक्ट जहां तक क्वेश्चन नहीं पता चलेगा इसके लिए आंसर भी पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रिंस ऑफ कोलकाता किसे कहा जाता है? सौरव गांगुली को कहा जाता है। इनका पूरा नाम सौरव चंडीदास गांगुली है। जन्म हुआ है 9 जुलाई 1972 को, 49 वर्ष की उम्र इनकी है। बहेला कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। इनके कई सारे उपनाम है। देखिए दादा के नाम से इनको जाना जाता है, प्रिंस ऑफ कोलकाता, टाइगर, बंगाल टाइगर और महाराजा, इतने सारे नामों से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो ये इंदौर में है आपका IIT। देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर की स्थापना जो है 2009 में की गई थी।
इंदौर में ये स्थित है और आरंभ में इसकी जो कक्षा है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान में लगी, किंतु 2016 में इसके अपने कैंपस में ही लग रही है, जो इंदौर से लगभग 24 किलोमीटर पूर्व में सिमरोल नामक स्थान पर स्थित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में मुख्य 3 विभाग है, मूल विज्ञान विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और मानविकीय तथा सामाजिक विज्ञान विभाग। तो ये 3 विभाग इसमें। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आईआईटी में कौन कौन सा विभाग है या कौन सा विभाग आईआईटी में नहीं लगता है या नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर। देखिए हम आपको पहले बताते हैं, पंचमढ़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है, जिसको हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ ब्रिटिश राज के जमाने में एक छावनी रही है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यहाँ शहर अक्सर सतपुड़ा की रानी कहलाता है। क्लियर है? यह पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है और मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु 1352, इसकी ऊंचाई देवगढ़ यही आता है। देखिए ये जो आता है सतपुड़ा की रानी, इसी के अंतर्गत पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। तो हो सकता है यही आपको ऑप्शन में मिला हो, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ना कि एक अभ्यारण्य, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत एक बोरी अभ्यारण्य आता है पंचमढ़ी में ही, तो हो सकता है वो भी आपको ऑप्शन में मिला हो। क्या ऑप्शन में मिला था आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब रहेगा आपका रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। ये जो थे अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ये वकील थे, स्वतंत्र सेनानी, अनुभवी कांग्रेसी नेता और अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। विद्याचरण शुक्ल के बड़े भाई थे श्यामाचरण शुक्ल, ये भी अविभाजित मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। विद्याचरण शुक्ल 1951 में नागपुर के मोरिस कॉलेज से इन्होंने बीए किया था। डीएल अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 48 आपका सही जवाब रहेगा। विधानसभा की 288 सीटें, विधान परिषद की 78, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शैवाल किस संघ में आता है? साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड आता है, ये हमें यही मिला है। नेक्स्ट है, तालाब खाद्य श्रृंखला का एक पिरामिड दे रखा था और वो आपसे ये इस टाइप से भी 1-2 क्वेश्चन हर डिटेल हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सिरका जो है, ये सिरके को क्या कहा जाता है? तो ये सिरका जो है इसको चुक्र भी कहा जाता है, विनेगर इसको बोला जाता है। तो ये देख लीजिएगा अगर ऑप्शन में आपको मिला था। नेक्स्ट है, केल्विन क्या है? तापमान की मापक इकाई है केल्विन। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी टेरिडोफाइटा आपसे पूछे, सेकंड में भी पूछे। टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग है, ध्यान रखिएगा। टेरिडोफाइटा समूह में वे पादप आते हैं जिनमें शहवान ऊतक पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट समूह में 3 वर्ग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है? इस तरह से बना था। और अगला क्वेश्चन बना था, तिलचट्टा के जीव का स्वाद कैसा होता है? तो इस तरह से 26 क्वेश्चन बने थे आपके सेकंड शिफ्ट के, क्योंकि हमने आपको बता दिए। जो भी आपको चीजें बताइए ये हमें जब बच्चों ने बताइए वही आपके साथ साझा की, कोई हमने यहाँ से मन से हमने नहीं लिखा है कि मन से लिख के आपको बता देते हैं इनसे। आप बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, हम रीड करते हैं कमेंट को, बाकी जवाब नहीं दे पाते, बाकी रीड कर लेते हैं। क्लियर है? तो आप ऐसा जो है मत सोचा करें, क्योंकि अगर आपको ऐसा नहीं, अब मैं वीडियो डालूंगा ना तो बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे सर ये क्वेश्चन नहीं आता, मैंने आज एग्जाम दिया था। तो भाई अगर तुमने एग्जाम दिया था तो क्वेश्चन सेंड करो ना, कब करोगे? क्लियर है? तो आप क्वेश्चन सेंड किया करें, कमेंट नहीं किया करें, क्योंकि कमेंट अगर करते हैं ना तो फिर बुरा लगता है कि आप पहले क्वेश्चन सेंड नहीं करते, बाद में बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं आया तो गलत बात है ना। खैर आज के लिए बस इतना ही गाइस। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मिले थे हमें आधे अधूरे पूरे हमने आपको बताने की कोशिश किया, ताकि आपको पैटर्न पता चल पाए कि कैसा क्या पैटर्न आज का रहा है, आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। बाकी अगर इन सभी के आंसर आपको चाहिए होंगे तो जिनका भी एग्जाम है कल या परसों या कभी भी बाद में, तो आप पूरे क्वेश्चन हमें जल्दी से सेंड किया करें, ताकि आपको पूरा एग्जैक्ट आंसर के साथ में